हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे लूसेंट यहाँ पे कवर करा रहे हैं। तो लूसेंट के लिए जितने भी आपके जीके से कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तो जीके से सामान्य ज्ञान से हम देखेंगे। जितने भी आपके हिस्ट्री क्वेश्चन बनेगा, चाहे आपका साइंस से क्वेश्चन हो, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे जो आपके एसआई मेंस के लिए, साथ ही साथ पीएससी मेंस के लिए, दोनों के लिए काम आएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसका मैंने पहले पार्ट भी अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखोगे तो जाके से देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ पे छाट छाट के मैं क्वेश्चन को लाया हूँ आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो अगर पहली बार मेरे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन आपके छांट के लेकर आया हूँ जो आपके सिलेबस में जो पूछे जा सकते हैं या इम्पोर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि जो कालिदास निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के राजकवि थे? तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो जो प्रसिद्ध कवि जो कालिदास थे, आपके किस गुप्त के शासक के राजकवि थे? तो आपके समुद्रगुप्त द्वितीय थे, इस गुप्त शासक के राजकवि थे। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे चंद्रगुप्त पहला भी अगर दे दो यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाए, तो यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त यहाँ पे द्वितीय लेना है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे कालिदास की बात कर रहे हो तो यहाँ पे उनके कुल कितनी रचना है? तो इनके जो कुल रचना यहाँ पे 7 है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका सभी को मैं बताऊंगा। तो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम एक हो गया, और आपका विक्रमोर्वशीयम ये आपका, इसको भी याद रखिएगा। और आपका मालविका त्रिविक्रम है, ये भी, इसको भी याद रखिएगा। और आपका दो महाकाव्य है, रघुवंशम और कुमार संभवम, इनके जो दो महाकाव्य है। और आपके खंड काव्य है मेघदूतम और ऋतुसंहार, इसको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो दो इनकी जो खंड काव्य है मेघदूतम इनकी खंड काव्य है, और ऋतुसंहार ये आपके दोनों खंड काव्य है। तो इसको याद रखिएगा, कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी क्वेश्चन को कई बार पूछा गया। निम्नलिखित भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी झील है? तो आपका सांभर झील या आपके कोडाईकनाल झील, थोल झील या आपका चिल्का झील। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चिल्का झील, याद रखिए। तो भारत के खारे पानी की जो सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो आपका एकमात्र चिल्का झील है। कौन से राज्य में स्थित है? तो इसको याद रखिएगा, आपके उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है। तो कौन से राज्य में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आपको उड़ीसा आंसर लेना है। तो ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका खारे पानी की झील इसको कहा जाता है। तो भारत में उड़ीसा के यहाँ पे पुरी भी स्थित है, याद रखिएगा। तो आपका पुरी कहाँ स्थित है? तो आपके पुरी जो कि जब भगवान जो जगन्नाथ है, इनकी मंदिर टेम्पल बना हुआ है। और यहाँ पे आपके कटक में, उड़ीसा का जो कटक है, यहाँ पे आपका चावल अनुसंधान केंद्र है। तो इसको याद रखिए, कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है। आपके बाराबती स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम सभी आपके उड़ीसा में, भुवनेश्वर में स्थित है। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो यहाँ पे आपका कलिंगा स्टेडियम है, बाराबती स्टेडियम ये भी आपके यहीं स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है आपका, उसको पूछा जाता है आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कहाँ पे है? तो आपके ये भी उड़ीसा में स्थित है। तो इसको याद रखिए, कोणार्क का जो जो सूर्य मंदिर है, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसको एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है, जो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये आपके सांभर झील जो आपके राजस्थान में है, वुलर झील जो आपके जम्मू कश्मीर में है, गोविंद सागर झील ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, या चिल्का झील जो आपके उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा का चिल्का झील मैंने जस्ट बता ही दिया है। तो इसका भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो आपकी कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश में ये आपका स्थित है, याद रखिएगा। तो भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर है तो आपका गोविंद जो वल्लभपन जो सागर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। तो गोविंद जो वल्लभपन जो सागर है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इसको माना जाता है। तो ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है।
तो यहाँ पे ये आपका जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया आपके, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। तो गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपके उत्तर प्रदेश के कौन से जगह में स्थित है? सोनभद्र जिले में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका यूपी हो जाएगा, तो ये आपका यूपी करेक्ट है। तो आपका वल्लभ पंत जो सागर है आपके भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है, याद रखिए गोविंद सागर झील, तो इसको याद रखिएगा। वहीं राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित जो कि ढेबर झील, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो आपके राजस्थान में है, जो आपके दूसरी बड़ी झील है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, निम्नलिखित किस बंदरगाह द्वारा जापान को कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है? तो पारादीप बंदरगाह से, न्यू मंगलोर बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विशाखापट्टनम जो बंदरगाह, यहाँ से, इस बंदरगाह से ये जापान को कच्चा लोहा यहाँ पे निर्यात किया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है जो कि आपके करंट अफेयर से है। तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हाल ही में विशाखापट्टनम को बनाया गया था, तो इसको याद रखिए, आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मतलब पवन ऊर्जा के मामले में जो सबसे बड़ा, अगर उत्पादन के दृष्टि से देखें तो कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपका पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। तो भारत में पवन ऊर्जा का जो सबसे बड़ा उत्पादक या उत्पादन के दृष्टि से राज्य आपका तमिलनाडु राज्य है। तो तमिलनाडु जो राज्य पवन ऊर्जा में उत्पन्न करने के मामले में अग्रणी राज्य है। तो यहाँ पे लगभग 5000 मेगावाट यहाँ पे जो कि यहाँ पे उत्पादन देता है आपका तमिलनाडु राज्य पवन ऊर्जा को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, तो भारत में अगर बॉक्साइट को जो सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको उड़ीसा को कहा जाता है। तो भारत उड़ीसा में जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो बाल्को प्लांट है जो आपके कोरबा में है, तो यहाँ से भी बॉक्साइट जो कि मंगाया जाता है उड़ीसा से, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गुरुमुखी डोगरी और जो सिंधी लिपि की उत्पत्ति निम्नलिखित किस लिपि से हुई है? तो गुरुमुखी डोगरी और जो सिंधी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई मानी जाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पे देखें तो हम शारदा लिपि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, शारदा लिपि यहाँ से गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति इसकी मानी जाती है। शारदा लिपि की बात करूँ तो लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास जो यहाँ पे ब्राह्मण परिवार की एक लिपि इसको मानी जाती है, तो इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा शारदा लिपि। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक जो विश्व धरोहर स्थल जो आपके कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर है लास्ट आपका तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा गोवा सही आंसर हो जाए। तो बेसिलिका ऑफ जो भीम जीसस एक नामक विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है, तो आपके कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके गोवा में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को भारत खाद्य भंडार कहा जाता है? तो आपके उत्तर प्रदेश को, पश्चिम बंगाल, पंजाब या आपके राजस्थान। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पंजाब, याद रखिए। तो पंजाब जो राज्य, इस भारतीय राज्य को भारत खाद्य भंडार कहा जाता है। तो पंजाब की बात करूँ तो पंजाब जो कि भारत के अन्न भंडार या भारत की रोटी की टोकरी भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित? तो आपके भीष्म पर्व, वन पर्व, शांति पर्व या आपके द्रोण पर्व। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा भीष्म पर्व, याद रखिए। तो भगवद गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है, कहा जाता है जो भीष्म पर्व है ये आपके भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से निकली गई ऐसा करके माना जाता है, तो इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया है? तो औद्योगिक नीति जो वक्तव्य है 1970, औद्योगिक नीति वक्तव्य 1973, औद्योगिक नीति जो 1975, औद्योगिक नीति जो है आपके 1977। तो इसका जो सही आंसर आपका जो हो जाएगा आपका
औद्योगिक नीति जो आपके 1977 है। तो इस भारत में इस औद्योगिक नीति वक्तव्य को पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया था। तो इसका चौथा आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन को। भारतीय संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? तो पंचायती राज व्यवस्था से, दल बदल कानून से, मूल अधिकारों से या आपके नगर पालिका से? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इसको याद रखें। तो भारतीय संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है। तो 74वां संविधान जो संशोधन अधिनियम कब लाया गया था? तो 1992, याद रखें 1992 में इसको लाया गया था। तो डेट भी आपसे पूछ सकता है, तो 1992 याद रखिएगा। तो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। यह नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा के लिए नगर पालिका अधिनियम के रूप में इसको जाना जाता है और संविधान के न्यायसंगत हिस्से के तहत इसको लाया गया। तो इसको याद रखिएगा। और इसको भारत के 74वें संविधान संशोधन इसको कब लाया गया था? तो 1 जून 1993 को, याद रखें आपके 1993 को लागू किया था भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के तहत। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? तो पंबन चैनल जो चैनल है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो आपका जो पंबन जो चैनल है, तो भारत की इस भूमि को, मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप को अलग करते हैं। तो पंबन चैनल जो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जो नदी है जो आपके दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों में 2 भागों में विभाजित करती है? तो ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। याद रखिए, यह नदी आपके दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को 2 भागों में विभाजित करती है। नर्मदा नदी कौन से राज्य में स्थित है? मेरे को कमेंट करके इसका बताइएगा। आज के आपके लिए क्वेश्चन है, आपके कौन से राज्य में ये आपके बहती थे? इसको याद रखिए, कमेंट करके मेरे को बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा या नाजी नजरुल इस्लाम के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नाजी जो नजरुल जो इस्लाम है, इनके द्वारा इस अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध जो बंगाली पुस्तक को इनके द्वारा लिखे गए थे। एक बंगाली पुस्तक है, तो इसी अग्निवीणा नामक जो प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक है, इसका जो है आपके इसके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो अकबर के, शाहजहाँ के शासनकाल को, औरंगजेब या जहांगीर? तो इसका सही ऑप्शन देखें तो शाहजहाँ के जो शासनकाल है, इनके शासनकाल को, एक मुगल सम्राट थे शाहजहाँ, इनके शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा कि यहाँ पे संज्ञा इनको दी गई है। तो इसको याद रखिएगा, मुगल सम्राट थे शाहजहाँ, इनके शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अंतरिक्ष यान में बैठे हुए किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश को जो रंग है कौन से रंग का दिखाई देता है? तो लाल, नीला, हरा या काला? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काला। याद रखिए, तो अंतरिक्ष यान में जो बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग यहाँ पे काला यहाँ पे दिखता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 9 दिसंबर या चौथा है आपका 24 अक्टूबर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 दिसंबर को। हर साल हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो विश्व एड्स दिवस जो आपके 1 दिसंबर को हम हर साल मनाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सामान्य स्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको याद रखिए। तो सामान्य स्थिति में हवा में ध्वनि की जो गति होती है आपका 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया रोग? निकट दृष्टि जो दोष है, इसको मायोपिया रोग भी इसको कहते हैं। तो मायोपिया से पीड़ित तो व्यक्ति को उपचार के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस या बायफोकल लेंस? इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका अवतल लेंस सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, निकट की दृष्टि जिन लोगों देखने में दिक्कत होती है, इसको मायोपिया रोग भी कहते हैं। इस पीड़ित जो व्यक्ति के उपचार के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें
अवतल लेंस का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से जो पीड़ित व्यक्ति, इसके उपचार के लिए अवतल लेंस के यहाँ पे उपयोग किया जाता है। इसमें चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो इसी रोग से यहाँ पे मायोपिया जो रोग है, इससे जो पीड़ित व्यक्ति जो दिखाई देते वो आपके बराबर दिखाई देने लगती है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए, थैंक यू।